हेलो बच्चों। जैसा कि कल 7 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का क्लास 12th का साइंस का पेपर खत्म हुआ, तो सभी बच्चों को उनके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बायोलॉजी वाले बच्चे नीट का पेपर देंगे और आईटी के बच्चे मेंस और एडवांस का पेपर देंगे, उनको ढेर सारी बधाइयाँ। और हम लोगों ने जो थोड़ा सा अथक प्रयास किया था 4 मार्च को, तो बच्चों को उसका काफ़ी फायदा मिला होगा। और इसी संदर्भ में हमारी लाइव पाठशाला से हमारी टीम आज कक्षा 11 के वे बच्चे जो अभी तक क्लास 11th का वार्षिक परीक्षा लगभग सभी विद्यालयों में पूरा हो चुका होगा या कुछ प्राइवेट संस्थानों में अभी परीक्षाएं हो रही होंगी, तो उनके लिए अभी से हमारी लाइव पाठशाला एक ऐसी व्यवस्था बना के आ रही है जिससे उनको बहुत ही साधारण तरीके से अच्छा ज्ञान मिल सके हमारी टीम के द्वारा सभी विषयों का, और उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। तो इसी संदर्भ में क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम 2025 आएगा, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने अलग अलग विषयों से पूरा एनसीईआरटी के पैटर्न से सभी विषयों के चैप्टर्स को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें मैं रजनीश कुमार सिंह लाइव पाठशाला की ओर से आपके लिए भौतिक विज्ञान के सभी पाठों का सेकंड पेपर के सभी पाठों को लेकर हम लोग आ रहे हैं। तो आपका पहला चैप्टर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है, वैद्युत आवेश और क्षेत्र। हाँ भाइयों, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बोर्ड एग्जाम 2025 को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। आपको इस वीडियो में बहुत ही सरलतम तरीके से हर चीज़ें समझ में आएंगी। एक आपको बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा नोट्स प्रोवाइड होगा, क्वेश्चंस प्रोवाइड होंगे, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, बहुविकल्पी, आंकिक प्रश्नों की पूरी एक सीरीज आपको दी जाएगी। और ये पूरा इस तरह से हम लोग पूरा पैकेज बनाएंगे कि बच्चों को लगेगा कि नहीं, इससे जुड़ना हमें बहुत अच्छा रहा, इससे जुड़ना हमें बहुत अच्छा रहा, और इसमें पूरा विश्वास हमारी टीम दिलाएगी। तो हम लोग अब समय को खराब किए बिना शुरुआत करते हैं। तो आपका ये पहला चैप्टर जो पढ़ने आप जा रहे हैं, वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र, इसकी हमारी जो पहली हेडिंग होगी वो होगी परमाणु, एटम, परमाणु। अब आप मेरे प्यारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं वैद्युत आवेश और यहाँ पे सर परमाणु, जो कि हमारा रसायन विज्ञान का टॉपिक है, उसको लेके चल रहे हैं। तो परमाणु ही आपको विद्युत आवेश तक पहुंचाएगा। तो परमाणु के बारे में बस हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे 2 मिनट की। सबसे पहले महान साइंटिस्ट डाल्टन, उन्होंने परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु द्रव्य की जो हमारी 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, उसका सबसे छोटा कण परमाणु कहा गया, या उसकी आप सबसे छोटी इकाई भी आप मान सकते हैं कि परमाणु है। उन्होंने अपनी विद्वता के आधार पर, उनके पास कोई प्रयोग नहीं था, कोई परीक्षण नहीं था, अपनी विद्वता के आधार पर उन्होंने बताया कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। इसका मतलब आप ये समझिए कि जैसे अभी मैं आपको एक सेब दे दूं और आप उस सेब को पहले 2 समान भागों में काटिए, फिर 4 समान भागों में काटिए, और उस सेब को आप काटते जाइए, तो अंत में आप जब हमारे पास आएंगे तो बोलेंगे कि सर हमारा सेब गायब हो गया। तो मैं बोलूंगा भाई मैंने तो आपको सेब दिया था, तो ये सेब हमारा कैसे गायब हो गया? तो आप बोलेंगे कि सर सेब में गायब होने के बाद हमें कुछ नई चीजें मिल रही हैं। तो हम कहेंगे क्या मिल रहा है बेटा? तो आप बोलेंगे कि सेब में अब हमें हाइड्रोजन परमाणु मिल रहा है, हीलियम मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, नाइट्रोजन मिल रहा है। ये उनका कहने का तर्क था कि अगर आप वस्तु को काटते जाओ, छांटते जाओ और छोटा सा छोटा कर देंगे तो उसको बनाने वाली जो छोटी इकाई होगी उसी को परमाणु कहा गया। आगे चल के जब प्रयोग हुआ तो पता चला कि परमाणु के जो परमाणु जो हमारा है वो वास्तव में
अविभाज्य नहीं बल्कि विभाजित है। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से आपको पता चला कि परमाणु में नाभिक है, नाभिक एक छोटे सी जगह पर फैला हुआ है। ठीक उसी तरह जैसे हमारी ये पेन है, तो पेन की इस नोक को अगर हम नाभिक मान लें और इस कमरे के बिल्कुल बीच में रखें तो पूरे कमरे को परमाणु मान लें। इतना छोटी सी जगह में हमारा ये परमाणु फैला हुआ है, नाभिक हमारा फैला हुआ है। तो समस्त उसका द्रव्यमान, पूरे परमाणु का कुल द्रव्यमान और पूरे परमाणु का कुल धनावेश उसी नाभिक में है, जो कि पूरी तरह से ठोस है, बहुत ही ज्यादा सघन है। उसके बाद का पूरा क्षेत्र परमाणु का खाली है, वहां पे अलग अलग निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन विचरण करते रहते हैं। तो इस तरह से डाल्टन का जो मान्यता था कि भाई परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते, वो गलत हो गया और फिर आगे की रिसर्च आगे गई। परमाणु के नाभिक में आप जानते हैं कि प्रोटॉन होता है जिसपे धनात्मक आवेश है, और न्यूट्रॉन होता है जिसपे किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। और परमाणु के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं, परमाणु के जो चारों ओर कक्षाएं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और परमाणु में इस नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। ऐसा रदरफोर्ड और बोहर के मॉडल से बताया गया। परमाणु में कुल कोशों की संख्या हमारी अनंत मानी जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे उदाहरण के लिए हम सोडियम परमाणु लें, तो सोडियम परमाणु की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे में 8 होगा और तीसरे में 1 होगा। इसका मतलब कोशों की संख्या KLm हो गई। तो हम प्राय ये समझ लेते हैं कि बस सोडियम में 3 ही कोश है। ऐसा नहीं है, इसके बाद भी अनंत कोश होते हैं, और इन कोशों में पहुंचने के लिए इसको बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। तो कोशों की संख्या हमारी अनंत होती है, जैसा कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि इसीलिए मुख्य क्वांटम संख्या जो केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है, उसमें कोशों की संख्या और मुख्य क्वांटम संख्या की संख्या का मान n बराबर जो होता है बेटा 1 से लेकर अनंत तक होता है। पहले कोश में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन हमारा भरा रहता है। पहले कोश में इलेक्ट्रॉन हमारा पूरी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन भरा रहेगा इस तरह से। दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे हुए हैं। ये नाभिक के चारों ओर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में 1 2 3 4 5 6 7 वृत्ताकार मार्ग में घूम रहे हैं। कोशों की संख्या दूसरे कोश में हमारे 8 हो गए और तीसरे कोश में हमारे 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये आपका बना सोडियम का व्यवहार। सोडियम के लिए पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और तीसरे में 1 हो गया। अगर किन्हीं कारणों से कुछ ऐसा डिस्टरबेंस, ऐसा विक्षोभ, कुछ ऐसा परमाणु में हो जाए कि अंतिम कोश का ये इलेक्ट्रॉन, ये अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन हमारा इस कक्षा को छोड़ के चला जाए, कुछ ऐसा हम परमाणु के साथ कर दें कि हमारे अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन जो है इस परमाणु को छोड़ के चला जाए, तो अब हमारे परमाणु पे क्या स्वभाव दिखेगा? तो क्या नाभिक में हमने किसी तरह का कोई चेंज किया? नहीं किया।
नाभिक में अब भी हमारा कितना प्रोटॉन रहेगा? 11 प्रोटॉन रहेगा। लेकिन जब आपका एक इलेक्ट्रॉन परमाणु की अंतिम कक्षा से चला गया तो अंदर वाली कक्षा में आपके 2 इलेक्ट्रॉन थे और इनका कुल योग था 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गया ये आपका 10 इलेक्ट्रॉन। यानी अब भी सोडियम के दोनों आंतरिक कोशों में आपके 10 इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं। तो ये टोटल वैल्यू आपकी आ गई +1। यानी अब आप ये कह सकते हैं कि नाभिक में जो हमारे कुल प्रोटॉन थे उनका मान दोनों कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के मान से ज्यादा हो गया। तो इस समय जो परमाणु में वैद्युत उदासीनता का गुण है या जो परमाणु स्थायित्व को प्राप्त किए हुए था वो परमाणु का गुण समाप्त हो गया। हाँ बेटा बिल्कुल, परमाणु स्थायित्व होता है, आप जानते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल आप अच्छे बच्चे हैं, बिल्कुल आप सही देख रहे हैं। तो परमाणु उदासीन होता है। उदासीन का मतलब कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो उदासीन आएगा। +10 -10 बराबर 0 आएगा, या +2 -2 बराबर 0 आएगा। तो इसी को बोला जाता है कि परमाणु स्थायित्व को प्राप्त किए है। और अभी क्या हुआ, जब आपके अंतिम कोश का निकल गया इलेक्ट्रॉन तो क्या हमारा परमाणु अब स्थायित्व को प्राप्त किए है? तो आप बोलेंगे नहीं सर, अब हमारा परमाणु अस्थायित्व को नहीं प्राप्त किया, इलेक्ट्रॉन का संख्या कम हो गया और प्रोटॉन का संख्या बढ़ गया। तो अब हम परमाणु को क्या कहेंगे? हम इसी परमाणु को एक नया नाम देंगे और इसी को कहा जाएगा वैद्युत आवेश। तो ये आपकी बनती है पहली हेडिंग, ये आपकी आती है पहली हेडिंग, वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। इंग्लिश का नाम भी बेटा जानते चलेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपका कई वर्ड मीनिंग भी तैयार हो जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये पहली हेडिंग आपकी आती है वैद्युत आवेश। क्या होगी? परमाणु जब वैद्युत उदासीनता का गुण खो देता है कॉमा, तो परमाणु के नए स्वरूप को वैद्युत आवेश स्मॉल q या कैपिटल Q कहते हैं। नोट कर लेंगे। परमाणु जब वैद्युत उदासीनता का गुण खो दे तो परमाणु के इसी स्वरूप को वैद्युत आवेश, आवेश का भी मत कहिएगा, वैद्युत आवेश कहते हैं। और इस क्रिया में इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश से चला जाएगा या अंतिम कोश में आएगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन नाभिकीय क्रियाओं में देखा जाएगा क्या होगा, वहां नाभिक भाग लेगा। अभी रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं और इन रासायनिक क्रियाओं में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अकार्बनिक रसायन में, कि केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही भाग ले रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप बिल्कुल जोश और होश से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपको रजनीश सर पढ़ा रहे हैं और आप लाइव पाठशाला से जुड़ने गए हुए हैं। आप में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आना चाहिए, एक अलग सी ऊर्जा आनी चाहिए। और इस
तरह से आपको पढ़ना है कि बोर्ड एग्जाम क्वालिफाई करने के साथ साथ आप आईआईटी या नीट वाले पेपर में भी अच्छा अचीवमेंट कर सकें, उसमें अच्छी अपनी भूमिका निभा सकें और अपना एक स्थान बना सकें। अब आपकी जो लड़ाई होने जा रही है बेटा, वो पूरे इंडिया के बच्चों के साथ होने जा रही है। अभी तक मामला यूपी का, इलाहाबाद का, प्रतापगढ़ का, प्रयागराज का, बनारस का, गोरखपुर का था। अब पूरे भारत के बच्चे आपसे जुटेंगे, सभी बोर्ड के बच्चे आपके साथ जुड़ेंगे। सीबीएसई का बच्चा, आईएससी का बच्चा, यूपी बोर्ड का बच्चा, महाराष्ट्र बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, ये बोर्ड वो बोर्ड, सारे बोर्ड के बच्चे आपसे जुड़ेंगे। तो बेटा उसका एक ही तोड़ है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। हमारे सनातन धर्म में रामायण में एक चौपाई में कहा गया है, या कुछ लोग ये कहते हैं कि भाग्य से ज्यादा और कर्म से पहले, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले नहीं मिलता है। बिल्कुल मिलता है बेटा। उस तरह की सामर्थ्य पैदा करनी होगी हमें आपको। आपके रामायण और महाभारत में ऐसे अनेकों घटनाएं घटी हैं जिनमें आपको ये पता चलेगा कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा लोगों को मिला है। इसी कलयुग में ऐसे कई लोग हुए हैं। आज भी इसी शहर में, इसी समय, वर्तमान समय में ऐसे कई लोग हैं जिनको भाग्य से ज्यादा और समय को मिला है। क्या मैं उस तरह की मेहनत कर रहा हूं? क्या मेरी वो सोच पॉजिटिव है? तो आपको बेटा पूरी पॉजिटिव सोच के साथ हमसे जुड़ना है, हमारी टीम से जुड़ना है, लाइव पाठशाला से जुड़ना है, और फिर आपको भटकने की कहीं से कोई जरूरत नहीं रहेगी बेटा। हम आपके लिए खड़े रहेंगे, 24 घंटा खड़े रहेंगे बेटा। कहीं से कोई टॉपिक की समस्या आती है, तुरंत उसका सोल्यूशन आपके पास जाएगा। पहले तो इस समस्या ही आप तक नहीं जाने देंगे, वो पूरी गारंटी के साथ। हाँ, वापस लौटते हैं बेटा। शायद आपको इतनी एनर्जी मिल गई होगी कि आज आप रात तक इसी ऊर्जा से पढ़ डालेंगे। हनुमान जी जो है वो जामवंत की ऊर्जा से ही छलांग मार के पूरी लंका तक पहुंच गए, समुद्र को पार गए। तो मैं आपके लिए जामवंत का काम कर रहा हूं। बिल्कुल आप एनर्जेटिक हो जाइए, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से आपको एनर्जेटिक होना है, बिल्कुल बेटा। तो जब परमाणु से वैद्युत उदासीनता का गुण खो जाए, यानी हम उसके वाह्य कोश से, अंतिम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकाल लें। कैसे निकालेंगे? आगे आने वाले वीडियो में, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसको सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है। तो उस परमाणु से वैद्युत उदासीनता और अस्थायित्व का गुण समाप्त हो जाएगा और परमाणु एक व्यापक रूप में प्रस्तुत होगा, और उसी परमाणु के इस रोल को कहा जाएगा वैद्युतावेश। कभी भी आवेश मत कहिएगा, वैद्युतावेश। क्यों आवेश क्यों नहीं कहेंगे? आवेश का मतलब चार्ज। आपको किसी ने गाली दे दी, आप गुस्से में आ गए, वो चार्ज हो गया। ये अलग चार्ज है, वो अलग चार्ज है। उस समय जब आपको किसी ने कुछ कहा, उल्टा सीधा बोला, तो आपके त्वचा के परमाणुओं से, कपड़े के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। समझ में आई? दूसरा, एक शहर में डीएम का तबादला हो गया तो दूसरे डीएम आके चार्ज लेते हैं। कन्फर्म? तो आपको बोलना है वैद्युतावेश। तो यहां बताई गई बातों को आप समझ चुके होंगे। हाँ बेटा, परमाणु की परिभाषा बिल्कुल सही बोला तुमने, बिल्कुल अच्छा बोला, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल वेरी गुड। आपको मिलते हैं 100 में 100 नंबर कि किसी भी पदार्थ का सूक्ष्म कण परमाणु है। आप बेटा बताओ। हाँ बिल्कुल, परमाणु, परमाणु, हाँ बिल्कुल, हाँ कोशिश करो, कोशिश करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, परमाणु किसी पदार्थ का। हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सपोर्ट करो बेटा, इसका सपोर्ट करो। बिल्कुल सही, शाबाश, बहुत बढ़िया बता दिया। देखो, परमाणु किसी पदार्थ का सूक्ष्म कण है। आप बेटा बताओ, विक्रम आप बताओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल। देखो बच्चों को आ गया, बिल्कुल। हाँ बेटा। हाँ, द्रव्य की बेटा 4 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। कई अवस्थाएं हैं? ठोस, द्रव और गैस, प्लाज्मा। क्या बेटा? प्लाज्मा पे नहीं लागू होगा, प्लाज्मा पे नहीं लागू होगा। ऐसे समझिए कि जैसे हम बर्फ को गर्म किए, ठोस है बर्फ, गर्म किया पानी बन गया, पानी को गर्म किया वाष्प बन गया,
वाष्प को अगर बंद किया तो परमाणुओं से आयनीकरण हो गया, वो है प्लाज्मा। सूर्य एक प्लाज्मा है, कन्फर्म, यानी वो आयनन की अवस्था है, परमाणु नहीं है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? परमाणु में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या था? अस्थायित्व को प्राप्त किए था। अस्थायित्व को कैसे प्राप्त किया था? बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया। नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं सभी कक्षाओं में मिला के उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों का योग एक के साथ है धनात्मक चिन्ह और एक के साथ है ऋणात्मक चिन्ह, तो दोनों को मिला दिया तो बीजगणितीय नियम के अनुसार परिणाम 0 आया, स्टेबिलिटी में आया। और इसमें बिगाड़ा किसको जाएगा? इलेक्ट्रॉन को बिगाड़ा जाएगा, और वो भी कौन से कोष से? अंतिम कोष से। तो यही हमारी बनेगी परमाणु से वैद्युतावेश की परिभाषा। ठीक है बेटा, इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। बिल्कुल सही। अब आते हैं इसके बाद परमाणु की दूसरी परिभाषा में, आवेश की दूसरी परिभाषा में हम लोग पहुंचते हैं। शायद थोड़ा थोड़ा आपको याद हो, क्योंकि आप में भूलने की बीमारी बहुत ज्यादा है ना? वो बात आप नहीं भूलोगे, ये भूल जाओ ना। वो वहां मिले थे, वो याद रहेगा, ये भूल जाएगा। अरे उसे भुला दो, इसे याद रखो। अगर आप छोटे छोटे खजानों को छोड़कर, छोटे छोटे खजानों को छोड़कर और अपने कर्म पथ पर प्रशस्ति से आगे बढ़ोगे तो लास्ट में आपको बहुत बड़ा खजाना मिलेगा। समझ गए ना बेटा? अभी तुम्हारी उम्र ये आकर्षण की उम्र है, बहुत जल्दी आकर्षण हो जाता है, अनमेच्योरिटी है, तो आप भूल गए बिल्कुल। जो आपको याद रखना था वो आप भूल गए। संग पुष्पी पिला दें क्या आपको? कि बढ़िया सा च्यवनप्राश खिला दें? चलो खाओ बढ़िया से, अच्छे से। तो आप का अगला जो टॉपिक बताने जा रहे हैं कि आपने हाई स्कूल में पढ़ा था कि जब एक अल्फा कण या एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्षेत्र में प्रवेश करता है, चुंबकीय क्षेत्र मान लो छत से फर्श की ओर है और हमने उसको प्रवेश कराया ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन महोदय जैसे क्षेत्र में इंटर करके पहुंचे, उन्होंने कहा हम तो जाएंगे ही नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे दूल्हा मंडप पे पहुंचा, उसने कहा भैया हम जयमाल पहनाएंगे ही नहीं। अब हुआ बवाल मंडप पे, भाई क्या चाहिए? सारी तुम्हारे दहेज की चीजों को तो पूरा दे दिया, अब क्या चाहिए? अब बिल्कुल मान ही नहीं रहा है वो। फिर उसको मनाया गया, फूफा को बुलाया गया, मामा जी को बुलाया गया, माना। तो इसको भी मनाया गया कि ठीक है भाई, तू सीधा ना जा, तू सीधा ना जा, तू जा तो पहले क्षेत्र में। अब जैसे क्षेत्र में आया तो ठीक उसी तरह दूल्हे के पिता ने कहा ठीक है बेटा, जयमाल तो पहना, जब सूरत देखेगा तो फिर अपने आप आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर तू कोई दहेज नहीं मांगेगा। तो ऐसे कहेगा कि ससुर जी मेरी बारात को ऐसे विदा कर दे, मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए, तूने तो बहुत कुछ दे दिया। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन महोदय चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, उनको उनकी दुल्हन मिल जाएगी और उनका पथ वृत्ताकार हो गया। बदल गई ना मानसिकता? तो ऐसे पदार्थ के गुण को भी आवेश कहा जाता है कि पदार्थ का वह गुण, हां बेटा बिल्कुल सही समझे हो, पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय और वैद्युत घटनाओं का अनुभव करे या उनको उत्पन्न करे। जैसे एक गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र और
वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और अगर कोई आवेश त्वरित गति कर रहा हो, मतलब उसका वेग घट रहा हो और बढ़ रहा हो, तो वो चूंकि आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, गतिमान है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और चूंकि वो कर रहा है त्वरित गति तो वैद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न करेगा। तो वो वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, या उसका अनुभव करता है। तो इस गुण को भी कहा जाता है वैद्युत आवेश। ये भी परिभाषा आप लिख सकते हो। तो इसकी आपकी अगली परिभाषा बनेगी, सेकंड परिभाषा, सेकंड द्वितीय परिभाषा, दिख रहा है तुमको कि नहीं? दिख रहा है। पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण, कौन सा गुण भाई? अरे बता रहे हैं बेटा आगे, जो स्वयं वैद्युत व चुंबकीय घटनाओं को हाय रे परमाणु, क्या क्या बनने जा रहा है तू? घटनाओं को उत्पन्न करे या इनका अनुभव करे, इनका अनुभव करे। अनुभव किया है आप लोगों ने? अनुभव करे, अनुभव करे कामा वैद्युत, हाँ बेटा वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश कहलाता है। तो आवेश कौन है? परमाणु का बिगड़ा हुआ रूप। आवेश कौन है बेटा? परमाणु का बिगड़ा हुआ रूप। बिगाड़ने में कौन भूमिका निभा रहा है? अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन। बिगाड़ने में कौन भूमिका निभा रहा है? अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन। कैसे बिगाड़ रहा है? निकल जा रहा है या चला रहा है। अभी कैसे निकलता है, कैसे आता, आगे देखेंगे। तो यहां तक हम ये समझते हैं कि हमारे ये प्यारे बच्चे, होनहार बच्चे और भारत का भविष्य तय करने वाले बच्चे समझ चुके होंगे, क्योंकि आप इतने समझदार हैं। क्यों बेटा, समझ आ गई बात? नोट कर लो, या वही पुराना डायलॉग स्क्रीनशॉट ले लो। खूब लेते हैं ना आप लोग स्क्रीनशॉट, या सेल्फी ले लो, जो आपकी मर्जी के है। उनतीस मिनट का वीडियो हो गया, और केवल अभी हम परमाणु में आवेश पे अटके हैं। अभी तो हमको चांद से नहीं सूरज पे जाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा? अब आता है वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश के प्रकार। हाँ बेटा, इंग्लिश को भी लिखते चलो ताकि आपकी वोकैबुलरी और छोटे छोटे आपके वर्ड मीनिंग भी तैयार हो जाए। तो इसको लिखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वाह,
चार्ज पढ़कर ये बालक प्रसन्न हो गया, इसके चेहरे पे हंसी आ गई कि मैंने सीख लिया, मैंने सीख लिया, मैंने सीख लिया, आवेश के बारे में सीख लिया। अब बेटा प्रकार में पहला, तो अभी आपने खुद देखा कि इलेक्ट्रॉन का जाना और आना, तो दो बात हुई ना बेटा, जाना और आना। अब कब जाएगा कब आएगा ये आगे हम देखेंगे, अभी अब देखेंगे केवल प्रश्न पे। तो जाना और आना, तो दो बातें आई, तो दो प्रकार का हो गया। तो वैद्युत आवेश का पहला हो गया, वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत आवेश इस स्क्रीन पर भी आवेश आ गया, मैंने रबिंग कराई, ये आ गया। अब अगर आप देखेंगे तो मेरी ये जो त्वचा है ना स्किन, इसमें देखिए आप, ये बिल्कुल मेरे रोए खड़े हो गए, जैसे सर के बाल में मैंने जेल लगा लिया। समझा गई बात बेटा? ये आवेश मेरा, ये आवेशित हो गए, क्यों? लिखते लिखते। ये सब अभी आपको बताया जाएगा। बिल्कुल जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हो वहीं से आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, कहीं भी आपको हम बाहर नहीं लेके जाएंगे, यहीं से आप सब चीज देखेंगे। तो पहला हो गया, नंबर एक, पहला आवेश दो प्रकार के होते हैं। मैंने भले लिखा है आवेश, आप पूरा लिखेंगे वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा, ए हो गया मान लिया धनात्मक आवेश, ये एक हो गया धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा हो गया बेटा बी हो गया हमारा ऋणात्मक आवेश। निगेटिव चार्ज। क्यों हुआ? अगर इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा धनात्मक आवेश और ग्रहण करेंगे तो ऋणात्मक आवेश। तो क्या बनेगी परिभाषा कि जब परमाणु की बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है तो परमाणु को कहा जाता है धनात्मक आवेश बेटा, और त्याग के बजाय ग्रहण कर लिया जाता है कि जब किसी परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाए तो उसे बोलते हैं ऋणात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश की क्या बनेगी परिभाषा? धनात्मक आवेश की परिभाषा क्या बनेगी? जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो परमाणु को धनात्मक आवेश प्लस क्यू कहते हैं। दूसरा होता है बेटा ऋणात्मक आवेश। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है कॉमा तो परमाणु को
ऋणात्मक आवेश कहते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लिखो इसको। ऋणात्मक आवेश। नंबर 2, वैद्युतावेश अदिश राशि है। अदिश राशि के साथ व्युत्पन्न राशि है। कैसे? Q बराबर I और T से। I हो गया धारा मूल राशि और T हो गया समय मूल राशि, तो दोनों का गुणनफल है। अदिश राशि का मतलब साधारण बीजीय नियमों से जोड़ा जाएगा। जैसे +4 और -4 बराबर 0 हो गया, तो +4 कूलाम -4 कूलाम बराबर 0 हो जाएगा। ये इसका लॉजिक है। ये आपका दूसरा गुण हो गया, लिख लेंगे। यहाँ पे Q बराबर IT लिखने की जरूरत नहीं है आपको, वो समझाने के लिए कि आप में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि सर कैसे। तीसरा वाला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वैद्युतावेश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संरक्षण, कंजर्वेटिव संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। मतलब ये पैदा या मरता नहीं है। एक वस्तु मान लो X है, एक वस्तु Y है, तो इसके परमाणु से यहां निकल के इस पे चला जाएगा, तो यहां पे धन आ जाएगा और जहां पे जाएगा ऋण आ जाएगा। केवल ये एक वस्तु के परमाणु से दूसरी वस्तु के परमाणु पे स्थानांतरित हो सकता है, उस परमाणु की प्रकृति और संरचना के अनुसार। अभी आगे सीखेंगे कि कौन से परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और क्यों त्यागेंगे, ये निर्भर करेगा उसकी संरचना और प्रकृति पर। तो ये आते और जाते हैं, ये पैदा नहीं होते। जैसे आप देखिए हमारे पानी का वाटर लेवल कम होता चला जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो एक सीमित मात्रा में है। ये ऐसा नहीं है जैसे ये मार्कर हो गया, पेन हो गई, इसको हमने अपने सर के बाल से रबिंग किया तो सर के बाल के इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए या इसके इसमें चले गए। ये निर्भर करेगा इन दोनों के प्रकृति संरचना पर कि कौन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, कौन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। और ये चूंकि आए गए हैं, फिर आ जाएंगे, फिर परमाणु बन जाएंगे, फिर 1 महीने बाद इसी प्रक्रिया को करेंगे। अब इसी पेन को मान लो हमारे पूर्वजों ने 100 साल से रखा था और हमारे वंशज में इसी की रोज लोग प्रैक्टिस करते थे, तो बेटा अगर ये पैदा होने वाली चीज होती तो परमाणु तो सीमित है ना, इसमें भले खरबों की संख्या में हो, तो सारे के सारे परमाणु निकल गए होते। अब आज कहते कि सर अब कोई परमाणु बचा ही नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या खूब रबिंग करूं? होगा ही नहीं। ये सिर्फ आते और जाते हैं। आगे आपको ये भी बताया जाएगा कि फिर कैसे इनका इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। जैसे अभी एक बात बच्चों के मन में उठती है कि ठीक है सर चलिए मैंने आपकी बात मान ली, एक ने त्यागा उसकी त्यागने की प्रवृत्ति है, एक ने ग्रहण किया उसकी ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, तो ये बाद में कहां से पा जाता है? अगर मैं उसको दूर लेके चला जाऊं तो वहीं आसपास के इलेक्ट्रॉन उसको मिलते हैं। कैसे मिलते हैं भैया देखा जाएगा आगे। तो ये संरक्षण सिद्धांत हो गया बेटा। तीसरा चौथा वाला भी बड़ा महत्वपूर्ण है बेटा, वैद्युतावेश क्वांटम सिद्धांत का पालन करता है। क्वांटम का मतलब हो गया कि जैसे हम कोई मान है तो उस मान का पूर्ण गुणज दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप माचिस का एक पैकेट लाओ और मान लो उसमें 50 स्टिक्स हैं, 50 तीलियां हैं, तो जब दूसरी डिबिया आप लाओगे माचिस की बेटा तो उसमें आपकी 100 तीलियां हो जाएंगी, यानी सीधे मिलेगा 50
या 50 दूनी 100, या 3 डिबिया लाओगे तो 50 3 150, 4 लाओगे तो 50 चौके 200, यानी वो 50 का पूर्ण गुणज मिलेगा। आप सोचो कि मुझको 1 से 49 मिल जाए, या बेटा 51 से 99 मिल जाए, या 101 से 149 मिल जाए, या 151 से 199 मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। तो मिल्किन ने यह पता किया था अपने द्रव बूंद मॉडल से कि इलेक्ट्रॉन जो है आवेश का सबसे जो छोटा मान होता है वही होता है ई, इसी को कहा जाता है मूल आवेश। ये मिल्किन ने अपने द्रव बूंद मॉडल से निकाला था, तो जिसका मान होता है बेटा 1 पॉइंट नीचे लगाया जाता है, बीच में लगाइएगा, इंटू मान लिया जाएगा, 19 कूलाम। आवेश का मात्रा कूलाम होता है, इतना इसका आवेश होता है। तो ये कहता है कि जैसे हमारे पास कोई वस्तु होगी उसमें ढेर सारे ऐसे बेटा परमाणु हैं, खरबों अरबों की संख्या में है। भाई अनंत तो कह नहीं सकते क्योंकि हमारी वस्तु निश्चित है। तो जैसे यहां से एक निकला होगा तो उस पर हो जाएगा एक ही, दूसरा निकलेगा तो एक ही प्लस एक यानी बराबर हो जाएगा 2e। क्यों? अभी आपको पहले गुण में बताया गया कि अधिशयोग का पालन करता है। तीसरा निकलेगा तो निकलेगा 1e, अब तीनों मिलके हो जाएंगे बराबर 3। समझिएगा बात क्यों? अब चौथा निकलेगा तो निकलेगा एक ही। क्यों? क्योंकि मान लो अगर ये सोडियम का परमाणु होगा तो सोडियम के किसी भी परमाणु के अंतिम कोष में निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन। ऐसा तो होगा नहीं कि सोडियम का एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, दूसरा वाला दूसरा त्यागेगा, सब एक एक त्यागेंगे। क्लियर? समझ आई बात? तो 3 परमाणुओं से निकलेगा कुल 3 ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन हर एक परमाणु एक 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 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो ऐसे बेटा मान लो अगर इसमें परमाणुओं की संख्या n होती, हमारे पास एक एक रुपए के 1000 सिक्के हैं तो कुल कितना रुपया है? तो सीधा कर दोगे 1000 गुणे 1। तो बेटा हर एक परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन निकला और उसमें परमाणुओं की संख्या है n। तो आप बताएंगे कि सर n में मूल आवेश से गुणा कर देंगे तो पूरी वस्तु का आवेश पता लग जाएगा। और बेटा यही कहानी ग्रहण करने वाले के साथ भी होगी। जैसे क्लोरीन ले लो, तो क्लोरीन के वाह्य कोश में होता है 7 इलेक्ट्रॉन, तो वो एक ग्रहण करेगा तो उसका हर एक परमाणु एक 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 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जैसे पहला परमाणु ग्रहण करेगा तो बोलोगे 1e, दूसरा ग्रहण करेगा तो ग्रहण करेगा 1e, लेकिन दोनों मिला के हो जाएगा 2e। यह है क्वांटम सिद्धांत। मतलब n की वैल्यू परिमेय संख्या नहीं हो सकती, दशमलव संख्या नहीं हो सकती, भिन्नात्मक संख्या नहीं हो सकती, अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। n की जो वैल्यू होगी वो पूरा पूरा पूर्णांक होगा, 1 2 3 4, और अनंत नहीं हो सकता क्योंकि हर एक वस्तु का अपना सीमित दायरा है। जैसे एक ट्रक में घर बनवाने के लिए 1.5 इंच की गिट्टी आई तो उसको गिनने में महाभारत है कि भैया बहुत गिनना पड़ेगा, लेकिन अनंत नहीं हो सकता क्योंकि उस ट्रक में एक लिमिटेशन होती है, उसकी अपनी उसका अपना एक वॉल्यूम, उसका अपना एक आयतन है। इस तरह से तो हमारा ये फार्मूला बन गया। अब अगर त्यागा होगा तो फार्मूले में लिखा जाएगा प्लस यानी कूलाम, और अगर ग्रहण किया होगा तो लिखा जाएगा माइनस यानी कूलाम। पांचवा गुण बेटा, आवेश तभी आएगा जब द्रव्यमान विराम द्रव्यमान होगा, क्योंकि परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और जब विराम द्रव्यमान होगा तभी परमाणु होगा। जैसे प्रकाश किरणों को आवेशित नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास विराम द्रव्यमान नहीं होता। उदाहरण के लिए अभी हमें कोई लाके मैदे से नहला दे तो मेरे पूरे शरीर पे मैदा मैदा हो जाएगा, फिर अपनी शर्ट को निकाल के झाड़ूंगा तो मैदा गिरेगा। अभी देखो इस कमरे में चारों तरफ से लाइट का फोटान हमारे ऊपर गिराया जा रहा है, ये फोटान गिरा, ये फोटान गिरा, तो क्या मेरे पूरे बॉडी पे कहीं से कुछ लग रहा है कि यहाँ पे व्हाइट हो गया, यहाँ पे गोल्डन कलर का हो गया, यहाँ पे मरकरी का रंग हो गया, कुछ ऐसा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अभी सर जाके जैसे स्विच ऑफ करेंगे और बैठे हुए बच्चे जैसे स्विच बोर्ड का स्विच ऑफ कर देंगे, पूरे कमरे में उसी समय अंधेरा हो जाएगा।
क्योंकि फोटॉन के पास गतिज द्रव्यमान नहीं होगा। इसको आप अपने घर पे एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर सकते हो। एक बाइक स्टार्ट करो, बाइक की लाइट जला दो, और दूसरी बाइक, तो दोनों बाइक की लाइटों को क्रॉस कराओ, तो आप देखेंगे उससे बनने वाला जो इमेज है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए विराम द्रव्यमान वहां नहीं है, तो प्रकाश किरणों को आवेशित नहीं किया जा सकता। तो चौथा गुण होगा कि जब किसी वस्तु के पास विराम द्रव्यमान होगा तभी वो आवेशित होगी। और जैसे मान लो ये मेरे मार्कर पर आवेश आ गया और मैंने इसको बहा दिया यहां से, तो वस्तु के वेग से, चाल से, त्वरण से, इस पे वाहबल लगे, इन सभी चीजों से आवेश प्रभावित नहीं होता। ये हो गए आवेश के सारे गुण आपके। तो ये आपका पहला टॉपिक पूरा हुआ, वैद्युतावेश। अब एक छोटी सी आपको सवाल बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक हो गया 7 और द्रव्यमान संख्या हो गई 14, तो को कह दे नाइट्रोजन के नाभिक में वैद्युत आवेश की गणना कीजिए। एक छोटा सा आपको मैं टेस्ट दे रहा हूं, टेस्ट करेंगे बढ़िया। जैसे आप लोग जाते हैं ना बारात में, तो फिर टेस्ट करते हैं, पहले आप फुल्की खाते हैं, फिर चाउमीन खाते हैं, तो जो मजा आता है उसी को फिर शुरू कर देते हैं खाना। तो थोड़ा सा Q बराबर यानी इन पे टेस्ट लेंगे। तो देखो बेटा, फार्मूला होता है, सूत्र होता है Q बराबर यानी इंटू ई। अब न्यूट्रॉन तो कोई भागीदारी करेगा नहीं, तो 14 में से 7 गया तो आपके हो गए 7 न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश होता नहीं, तो अपने आप बाहर हो गया। अब कौन आया? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का नंबर हो गया 7, और हर एक प्रोटॉन पर, पहले प्रोटॉन पर भी मूल आवेश रहा होगा, दूसरे वाले प्रोटॉन पर भी मूल आवेश रहा होगा, तीसरे वाले पर भी रहा होगा। तो क्या होगा? मूल आवेश से गुणा कर दिया। हाँ बिल्कुल, गुणा करने के बाद वही आएगा जो आप समझ रहे हैं, 16 सत्ते 112। बहुत ही अच्छे मेरे बच्चे हैं, जीनियस बच्चे हैं। इतना कूलाम का आवेश हो जाएगा। और बेटा प्रकृति क्या हो जाएगी? धनात्मक। क्या आ जाएगी? धनात्मक। क्यों? क्योंकि नाभिक धनावेशित होता है। ये एक सवाल बन गया, नोट कर लेंगे। दूसरा देखेंगे सवाल कि एक वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अधिकता की बात कर रहा है बेटा, समझना। अधिकता मतलब आ गए मेरे घर शादी पड़ी, मेहमान आ गए, फूफा के घर से आ गए, मौसी के घर से आ गए, दोस्त के घर से आ गए, मौसी के घर से आ गए, भाभी के रिश्तेदार आ गए भाई सब आ गए भाई। 9 तभी तो खूब बांटा अपने व्हाट्सएप पे, तो सब आ गए, तो अधिकता आ गई बेटा, अधिकता हो गई। ठीक है, अब वही समझना है। 1500 यानी पहला वाला आया होगा तो उसके पास भी मूल आवेश होगा। 1499 वाला आया होगा तो उसके पास भी मूल आवेश होगा। समझ आ गई बात बेटा? तो कितना हो, इस पे कितना आवेश हो जाएगा? तो ई का मान कितना लेंगे? मूल आवेश ले लिया। सूत्र क्या होता है? Q बराबर यानी इंटू ई से। अधिकता का मतलब ऋणावेश हो गया। यन की वैल्यू थी 1500, और हर एक इलेक्ट्रॉन के पास जो आने की संभावना थी मूलावेश के बराबर थी। आवेश का मात्रक हो गया कूलाम। एक बात का और ध्यान देना बच्चे, बिल्कुल ये आपने बहुत गलती की होगी कि इधर आप लिख रहे हो भौतिक राशि और इधर आप लिखते हो अंक, तो अंक और मात्रक का गुणनफल वो परिमाण बनता है। तो जितने स्टेप में हम सवालों को सॉल्व करेंगे, हर स्टेप में कूलाम लिखेंगे। तो देखो यहां पे मैंने इसको बना दिया, ये था हमारा कितना, ये बन गया 16, ये बन गया 150 गुणे 16, 10 की घाते हो गया -19, 16 दहम्मा 160 और 16 पंचे 80, तो हो गया 240। तो देखो अगर ये 15 और 16 होता तो बनता 240, और 0 है तो बन जाएगा 2400।
10 की घाते हो गया -19। और आपने पढ़ा हुआ है परिशोधन क्लास 11th में कि दशमलव हमेशा एक अशून्य अंक के बाएं लिखा जाता है, जैसे 1.2, 2.2, 3.4, 5 ऐसे लिखते हैं। तो मैं 3 अंक लेके आऊंगा यहां से, तो क्या आ जाएगा ये 2.4, यानी अगर 2.4 में 1000 से गुणा करें तो आ जाएगा 2400, और 1000 का मतलब हो 10 घाते 3 बेटा, तो इसको ले दोगे 10 घाते 3। हाँ, अभी आपको पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा, जब आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी तो शॉर्टकट मारेंगे, अभी नहीं। अभी आपने क्लास 11th में जो गणनाएं की हैं हो सकता है अधूरी हो, तो जैसे आपकी पूरी गणनाएं होंगी मजा आएगा फिर उसके बाद लगाने पे। तो ये आपका आ गया 10⁻⁻16 कूलाम आ गया, ये आपका आंसर हो गया। अब क्या, इसी को उल्टा देख लो। अगर हमसे बोले कि एक वस्तु पे 2.4 गुणे 10 घाते 16, क्या बोले बेटा, जो इस प्रश्न का उत्तर है 2.4 गुणे 10 घाते 16 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए या त्यागे हैं। याद रखिएगा, अधिकता है तो क्या हो गए, त्यागे हैं, ग्रहण करेंगे। तो कैसे लगेगा, n बराबर Q/E, n बराबर Q/E, कितना आवेश की अधिकता है 2.4 गुणे 10 घाते -16 कूलाम। -16 कूलाम, और मूल आवेश का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्योंकि संख्या पूछी जा रही है तो ये मात्रा खत्म हो गया, तो क्या जाएगा 24/16 गुणे 10 की घाते, ये ऊपर चला गया तो ये बन जाएगा +19 और -16 आ जाएगा +3, तो लिखेंगे 10 घाते 3। चूंकि संख्या है तो इसका का कोई मात्रक नहीं होगा। इसको डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करो, 4 हो जाएगा महत्तम समापवर्तक, तो 4 छंग 24 और 4 चौके 16, और भी जाएगा आगे। या अब इसको आप ऐसा करो 8 से डिवाइड कर दो सीधा सीधा, तो कितना आ गया 8 तिरिक 24, 8 दूनी 16, 3 का आधा 1.5, यानी 1500 इलेक्ट्रॉन। यानी इस वस्तु पर अगर हमने कितना आवेश माना 2.4 गुणे 10 घाते -16 इलेक्ट्रॉन उस पे आवेश था, तो कितने इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए थे 1500। इस तरह से आपके जो डिजाइन होंगे सवाल में हो जाएंगे। तो ये आपका पहला टॉपिक वैद्युतावेश, उसके गुण और उस पर कुछ छोटी छोटी सवालें। अब अगले लेवल में हम आके पढ़ेंगे कि हम आवेश से कैसे कूलाम के नियम पर पहुंचते हैं और कैसे हमारा ये एक व्यापक रूप में तैयार होगा। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का ये वीडियो हम लॉक करते हैं।